नमस्कार, मैं इंदुबाला जैन राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम चैप्टर के अंत में जो अभ्यास प्रश्न हमें दे रखे हैं उनमें ज़्यादातर आंकिक प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, और बाकी प्रश्नों को यहाँ पे हम आज हल करेंगे। तो आंकिक प्रश्न शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उन फॉर्मूलाज़ को जो कि हमको इनमें मदद देने वाले हैं। तो वो फॉर्मूले जब तक हमको याद नहीं होंगे, उनका प्रयोग कहाँ पे करना है, अगर हमें ये याद नहीं होगा तो हम सवाल कर ही नहीं पाएंगे। तो एक बार हम जरा सी झलक देखते हैं कि कौन कौन से सूत्र हमने पिछले सब वीडियोस में समझे हैं और याद किए हैं। ये कुछ टर्म्स है, दूरी टर्म्स को हमने समझा था। दूरी क्या है? किसी भी जगह की लंबाई, जहाँ पे जो यात्रा की गई है उस जगह की लंबाई दूरी है। और विस्थापन क्या है? विस्थापन है शुरुआत में जहाँ पे स्थिति थी और अंत में, यात्रा की शुरुआत में जहाँ स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी विस्थापन है। और इनका दोनों का SI मात्रक क्या है? मीटर है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने समझा था चाल और वेग को। चाल और वेग दोनों एक ही चीज़ है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि चाल अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। चाल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? दूरी बटा समय, और इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड यानी कि चाल के मात्रक को हमें को याद रखना ही है। फॉर्मूले के साथ साथ हमको मात्रक भी पूरा का पूरा याद रखना है। और वेग का सूत्र क्या है? विस्थापन बटा समय। और क्योंकि दोनों की दोनों राशियां एक जैसी है इसलिए इनके मात्रक भी एक जैसे हैं, मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद दो टर्म और है, औसत चाल और औसत वेग। ज़्यादातर हमसे सवालों में पूछा जाता है, तो इनका सूत्र हमको ज़रूर से याद कर लेना है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा समय। पूरे समय में कुल कितनी दूरी तय की गई और उसको तय करने में कुल कितना समय लगा। और औसत वेग का क्या फॉर्मूला है? विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था त्वरण। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन और बटा लिया गया समय। तो वेग में परिवर्तन को कैसे नापेंगे? कुछ हमारा प्रारंभिक वेग होगा और अंतिम वेग होगा। तो प्रारंभिक वेग u से व्यक्त करते हैं और अंतिम वेग को v से व्यक्त करते हैं। तो वेग में परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे? v माइनस यू बटा t। तो इस त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमको याद कर लेना है। चाल और त्वरण दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है। देखो, इसका है मीटर प्रति सेकंड और इसका है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेकंड की घात -1, यहाँ पे है सेकंड की घात -2। तो कई बार कंफ्यूजन होने की स्थिति में हम मात्रक से समझ जाते हैं कि जो राशि हमको दे रखी है वो त्वरण की है या चाल की है। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़े थे तीन गति के समीकरण। तीन गति के समीकरण को एक बार वापस से दोहरा लेते हैं। v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब जब भी हमको ये बताई रखा है हमने कि v का मतलब क्या है, u का मतलब क्या है, ये हम जानते ही हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। u है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, a है त्वरण, t टाइम को बता रहा है, और s दूरी को बता रहा है। ठीक है। तो जब भी हम समीकरण करते हैं तो समीकरण में कौन सा समीकरण हमको काम में लेना है, ये ज़रूर हमें ध्यान रखना है कि समीकरण से कौन सी चीज़ हम ज्ञात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम तुलनात्मक दृष्टि से इन तीनों समीकरणों को देख लेते हैं। देखो, इसके अंदर दूरी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, दूरी यहाँ पे नहीं है, s का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया। इसलिए जब भी हमको दूरी ज्ञात करनी होगी तो हम या तो दूसरा या फिर तीसरा ये समीकरणों को काम में लेंगे। इसमें अंतिम वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है, त्वरण और समय दे रखा है। तो इसमें से कोई भी चार राशियाँ हमें दे रखी है, कोई भी सवाल के अंदर इन चारों में से तीन राशियाँ हमको दे रखी हो और चौथी पूछी हो तो हम इसको यूज़ करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा समीकरण देखो, इसके अंदर कहीं पर भी अंतिम वेग का जिक्र नहीं है। v
का प्रयोग नहीं किया गया। तो v का प्रयोग नहीं किया गया और v हमसे पूछा जाए तो हम लोग दूसरे समीकरण को काम में नहीं लेंगे, वो पहले समीकरण को काम में लेंगे या तीसरे को काम में लेंगे, लेकिन दूसरे को काम में लेने से हमारा सवाल हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको ध्यान होना चाहिए कि गति के समीकरण में कौन कौन सी राशियां दे रखी है, हमको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए समीकरणों का, तभी हम इनको आसानी से प्रयोग में कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सवाल। 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होते हैं? तो पहले हमें प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में क्या हो रहा है। जोसेफ है वो एक सीधे रास्ते पर अपनी जॉगिंग कर रहा है, तो 2 बिंदु हमें दिखाए गए हैं जिनके बीच की दूरी बताई गई है। तो एक बार हम थोड़ा सा ड्राइंग ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए बिंदु है, यहाँ से सीधे रास्ते पे वो जा रहा है और बी बिंदु तक पहुंच रहा है जिसके बीच की दूरी है 300 मीटर। ठीक है, जो उसने 2 मिनट 50 सेकंड में तय करी है। तो ये टाइम हम इसका तय किया हुआ टाइम क्या हो गया? 2 मिनट और 50 सेकंड। दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है। ठीक है, घूम कर 1 मिनट में, यानी यहाँ पर पहुंचने के बाद वो यू टर्न लेता है और 1 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो मान लीजिए इस बिंदु को हम मान लेते हैं सी पॉइंट। तो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना हो गया? ये हो गया 100 मीटर का, जिसको वो तय करता है 1 मिनट में वो तय कर लेता है। राइट, तो अब हमको निकालना है औसत चाल क्या है, यानी कि वो यहाँ से लेकर बी तक पहुंचा है, तब उसकी कभी कम भी होती है कभी ज्यादा भी होती है। तो कुल मिला के उसकी औसत चाल क्या रही है, औसत वेग क्या रहा है, दोनों चीजें हमसे पूछी गई है। और 2 स्थितियां हमको दे रखी है, सिरे ए से बी तक और सिरे ए से लेकर सी तक। ठीक है, एक बार तो जब वो बी पॉइंट तक पहुंचा तब तक की, और दूसरी बार जब वो घूम के वापस सी पॉइंट पे पहुंचा तब तक की औसत चाल और औसत वेग क्या है। तो दोनों स्थितियों में हमको 2-2 उत्तर निकालने हैं, यानी इस प्रश्न के कुल 4 उत्तर हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया हमको प्रश्न में क्या करना है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि औसत चाल का सूत्र क्या है और औसत वेग का सूत्र क्या है। तो जो सबसे पहले प्रश्न में दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं। देखिए, दूरी ए बिंदु से बी बिंदु तक की जो चित्र अभी हमने बनाया था वही हमने यहाँ पे स्पष्ट सुंदर सुंदर ड्रॉ करके रखा हुआ है। ए से बी तक 300 मीटर की दूरी है और बी से लेके सी तक की 100 मीटर की दूरी है। तो दूरी एस हो गई 300 मीटर, कब? ए से बी तक की। ठीक है, और टाइम लग रहा है 2 मिनट 50 सेकंड। तो समय के अंदर 2 राशियां हमें बता रखी है, मिनट भी बता रखे हैं और सेकंड भी बता रखे हैं। तो हमें क्या करना है, पहले दोनों राशियों को एक करना है। तो हम क्या करेंगे, मिनट को चेंज कर लेते हैं सेकंड में। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 2 से इसको गुणा कर दिया, 120 और 50 170 सेकंड में वो बिंदु ए से लेकर बी तक की दूरी तय करता है। अब सिरे ए से बी तक की हम ये जो पहला प्रश्न पूछा गया था, औसत चाल कितनी होगी, तो औसत चाल का सूत्र क्या है? कुल दूरी बटा कुल समय। ए से लेकर बी तक पहुंचने की कुल दूरी कितनी है और उस दूरी को तय करने में जो समय लगा है वो, तो 300 मीटर तो दूरी है, जो समय लगा है वो लगा है 170 सेकंड लगे हैं, भाग दे देंगे तो ये आ गया हमारा 1.76 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया इसका औसत चाल। ठीक है, और औसत वेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? विस्थापन बटा समय। क्योंकि इस सवाल के अंदर दूरी और विस्थापन दोनों एक है ना, विस्थापन भी उतना का उतना है जितना की दूरी थी, इसलिए इसका उत्तर भी वही का वही आ जाएगा। जो औसत चाल का है वही औसत वेग का उत्तर आ जाएगा। 300 बटा 170, 30 बटा 17, 1.76 मीटर पर सेकंड इसका औसत वेग हो गया। ठीक है, तो ये पहली वाली स्थिति के लिए हमने दोनों औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात कर लिया। अब दूसरी स्थिति क्या है? ए से लेकर सी तक की हमको ज्ञात करनी है औसत चाल और औसत वेग। तो ए से लेकर सी तक की जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई? 300 प्लस ये 100,
दोनों मिला लेंगे, ये दूरी हो जाएगी और समय कितना होगा, 300 मीटर तय करने में जितना समय लगा और ये 100 मीटर तय करने में जितना समय लगा, दोनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो वो वाली स्थिति होगी ए से लेके सी तक की। तो सिरे ए से सी तक की एस कितना हो जाएगा, 300 + 100 400 मीटर हो जाएगा और समय कितना हो जाएगा 60 सेकंड। तो उसको 100 मीटर दूरी तय करने में लगे हैं और 170 सेकंड लग रहे हैं वो जो 300 मीटर की दूरी ए से लेके बी तक की दूरी थी उसको तय करने में वो लगा। तो दोनों को जोड़ लेंगे 230 सेकंड। ठीक है, अब औसत चाल का हम सूत्र लिख लेंगे, कुल दूरी बटा समय। हमेशा हमको पूरा सूत्र ही लिखना है, ये नहीं सोचना है कि पिछली वाली स्थिति हमने निकाली थी तब सूत्र को लिख दिया था तो अब डायरेक्ट यहाँ पे संख्याओं को रखो और मान उत्तर निकाल लो, ऐसा हमें नहीं करना है। हमको हर बार ही सूत्र लिखना है। तो ये हमने कुल दूरी 400 बटा 230 इसको हल कर लिया, 1.7 मीटर पर सेकंड ये आ गई, इसकी औसत चाल आ गई। और औसत वेग निकालने के लिए सूत्र लिख लिया, विस्थापन बटा कुल समय। तो विस्थापन कितना हुआ है, विस्थापन कितना हुआ है, देखिए विस्थापन हुआ है ए से लेकर सी तक। उसकी विस्थापन किसे कहते हैं, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। ठीक है, तो जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में जो अंतर है वो कहलाता है विस्थापन। तो प्रारंभिक स्थिति थी उसकी ए और अंतिम स्थिति थी सी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ के 300, ये 100 माइनस कर देंगे तो ये वाली आ जाएगी 200 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया विस्थापन। तो इसको हम लिख देंगे, विस्थापन कितना हुआ 200 मीटर और कुल समय जो लग रहा है वो लग रहा है 230 सेकेंड ही लग रहा है। 230 लिख लेंगे, हल कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा 0.86 मीटर पर सेकेंड। तो इसका औसत वेग कितना रहा, 0.86 मीटर पर सेकेंड। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। उसी चाल से लौटते समय वहाँ भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब्दुल की इस यात्रा में औसत चाल क्या होगी। अब औसत चाल का सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बटा समय। अब यहाँ पे ना तो दूरी बता रखी है न समय बता रखा है। पहली यात्रा की चाल बता दी और दूसरी यात्रा की चाल बता दी और हमको औसत चाल पूछ लिया। कई बार हम ये गलती कर लेते हैं कि औसत शब्द का इस्तेमाल करते ही हमको ऐसा लगता है कि 20 और 40 को जोड़ लो और 2 का भाग दे दो, औसत निकल जाएगा। लेकिन औसत चाल ऐसे नहीं निकलेगी। ठीक है, तो औसत चाल निकालने के लिए देखें हम क्या करेंगे। सबसे पहले मानना पड़ेगा कि S1 दूरी T1 समय में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर ली। तो हमने निकाल दिया उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, T1 बराबर S1/T। तो हमने T1 पता कर लिया कि पहली बार जब उसने यात्रा करी तो इतना समय लगा और दूसरी जब वो लौट कर आ रहा है तो S1 दूरी T1 समय में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई। तो दूसरी बार में कितनी करी, वही दूरी, जाते समय दूरी थी, दूरी तो बदली नहीं है, सिर्फ बदला क्या है, समय बदला और चाल बदली। समय बदला इसलिए तो चाल बदल गई। तो दूरी तो वो की वो रह गई S1 और समय बदल गया। तो T2 कितना हो गया, S1/40। समझ में आ गया। पहली बार में समय लगा S1/20 क्योंकि समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर दूरी बटा, ये लिखा हुआ है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तय करी आते और जाते समय भी वही दूरी थी, आते समय भी वही दूरी थी, इसलिए हमको 2 बार इसको मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समय दोनों बार अलग अलग लगा है इसलिए तो चाल में फ़र्क आ गया। समय अलग अलग लगा तो जल्दी, तेज चाल होगी तो जल्दी पहुँचेंगे, धीमे चाल होगी तो देर से पहुँचेंगे। तो समय फ़र्क हो गया, तो T1 निकल गया और T2 निकल गया। ठीक है, अब कुल तय दूरी कितनी हो गई, S1 + S दोनों की दूरी मिला ली तो 2S हो गई दूरी और समय कितना लगा, T1 + T2। तो अब हम निकाल लेंगे कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 2S, ये S/20 प्लस S/40 तो बराबर हो गया 3S/40। इसको हम हल कर लेंगे तो औसत चाल कैसे निकल जाएगी, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हो गई 2S और कुल समय हो गया 3S/40। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 26.6 निकल गए किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी औसत चाल निकल जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है, कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। हमको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। क्या क्या हमको दे रखा है, देखो, विराम अवस्था से
रेखीय पथ पर इतने त्वरण से, त्वरण दे रखा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, a 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक से भी हमको समझ में आता है कि ये क्या दे रखा है, हमको त्वरण दे रखा है, से दूरी तय करती है, 8 सेकंड तक चलती है, तो ये हमारे पास आ गया t। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है, हमको निकालना है s। तो इसमें हमको दे रखा है, देखो विराम अवस्था से चलती है, यानी u हमको बता रखा है 0। ठीक है, विराम अवस्था से हो गया, यानी कि प्रारंभिक वेग उसका कितना हुआ, 0 हुआ। t हमको दे रखा है 8 सेकंड दे रखा है, a हमको दे रखा है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अब हमसे s पूछ लिया, तो जल्दी से रिमाइंड करने की कोशिश करो कि हम कौन सा वाला गति का समीकरण याद करेंगे और इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। पहला समीकरण तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से हम s ज्ञात नहीं कर सकते, तो दूसरा वाले समीकरण का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करी है क्वेश्चन में से, जो हमको पता लगी है, उन वैल्यूज़ को रख देंगे और हमारा उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से गणना करके हम सवाल को हल कर लेंगे। अगला सवाल है, किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है और कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें। ब्रेक लगने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी, ये पता लगाना है। अब देखो, सवाल को जब भी हम हल करते हैं तो इस तरह के सवाल हमको इसीलिए दिए जाते हैं कि हम भाषा को भी समझें, हमसे भाषा क्या कह रही है वो भी ध्यान दें और फिर उनको हल करना शुरू करें। ठीक है, तो 52 किलोमीटर प्रति घंटे से एक कार जा रही है और दूसरी कार जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। पहली वाली गाड़ी है वो ब्रेक लगाती है, तो ब्रेक इस तरह से लगता है कि वह 5 सेकंड में रुक जाती है। ठीक है, और दूसरी गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, पर इस तरह से ब्रेक लगता है कि गाड़ी 10 सेकंड में रुक जाती है। ठीक है, तो अब हमको उसको ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है। तो ग्राफ पेपर देखो कैसे बनाएंगे हम। ये हमने ग्राफ ले लिया, एक जगह हमको लिखना है समय और दूसरी जगह हम ले लेंगे चाल। हमको दो तरह की चाल बता रखी है, तो चाल ले लेंगे। तो देखिए, चाल हमको दे रखी है 52 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 52 और 30 हमको स्केल कैसा बनाना है, पैमाना कैसा मानना है जिसमें 52 भी कवर हो जाए और 30 भी कवर हो जाए। ठीक है, और समय कैसा करना है जिसमें 5 सेकंड और 10 सेकंड भी आ जाए। तो ये हम ध्यान देते हैं। तो चाल पहले हम निकाल लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, जिससे कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा कितना आ गया, 14.4 मीटर प्रति सेकंड, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 8.33 मीटर पर सेकंड आ गया। तो अब हमको ग्राफ के ऊपर ये आ जाए और ये राशि, दोनों राशि आ जाए, इस तरह से हम लेते हैं। 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बना के हमने 15 तक स्केल बना लिया और समय को हमने हर एक बड़े खाने को हमने 1 सेकंड मान लिया। तो इस तरह से ये हमारा पैमाना बन गया। पहला चालक हमने ब्लैक से दिखा रखा है, दूसरा चालक हम रेड से दिखा रहे हैं। तो पहले चालक को अंकित कर देते हैं हम कि 5 सेकंड में गाड़ी रुक गई, तो वो गाड़ी चल रही है 14.4 की स्पीड से। तो देखो 14.4 यहाँ पे उससे चल रही है और उसने ब्रेक लगाना शुरू किया है और 5 सेकंड में आके रुक गया। इस तरह से ब्रेक लगा है, इस तरह से हम उसको ग्राफ में दिखा सकते हैं। ये क्या है, जो उसका अंतिम वेग है ना, अंतिम वेग तो 0 हो गया जहाँ पे जाके रुकी, लेकिन उसने त्वरण, जो वेग में परिवर्तन था, वो वेग में परिवर्तन कहाँ से शुरू हुआ, जब गाड़ी की स्पीड 14.4 मीटर प्रति सेकंड थी। तो सबसे पहले हमको ग्राफ में क्या मार्क करना है कि चालक ए कि गाड़ी कहाँ पर है, ये 14.4 मीटर पर सेकंड पर है और यहाँ से ब्रेक लगा के शुरू किया तो 5 सेकंड पे आके वो रुक गई। ठीक है, दूसरा वाला गाड़ी है बी का कितना है 8.33। तो ये यहाँ से इसने ब्रेक लगाना शुरू किया और गाड़ी कहाँ पे आके रुक गई, 10 सेकंड पे आके रुक गई। तो इस तरह से हम उसको ग्राफ में दिखाएंगे। अब हमसे पूछा है कि दोनों के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो देखो
दूरी क्या होती है, दूरी कैसे निकालते हैं? जो भी वेग समय चाल समय ग्राफ होता है उसमें जो ये ग्राफ बनता है उसके नीचे वाला जो क्षेत्र होता है उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल जो निकलता है वो दूरी के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था चाल और वेग के, जब ग्राफ से निरूपण हमने समझा था उसके अंदर हमने पढ़ा था। तो जो ए द्वारा तय की गई दूरी है, यानी कि कितनी दूरी पर जाके रुकेगी गाड़ी। ब्रेक तो लग गया यहाँ पे 5 सेकंड में लग गया, यहाँ पे 10 सेकंड में लग गया, पर इनके बीच में गैप कितना है उसको हम कैसे नापेंगे? इसके जो ए का क्षेत्र है, ये एक त्रिभुज बन गया ए के द्वारा तय की गई, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और इसी तरह से ओ ए सी का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ओ ए सी द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो पता चलेगा कि ए चालक ने कितनी दूर पर जाकर ब्रेक लगाया, उसकी गाड़ी कितनी दूर जाके रुकी है। और ओ बी डी का जब निकालेंगे तो पता चलेगा कि चालक बी ने कितनी दूरी पर जाके उसकी गाड़ी रुकी है जब ब्रेक लगा है। तो देखिए पहले निकालेंगे OAC का क्षेत्रफल। ये बन गया हमारे पास समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम जानते हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये आधार हो गया यानी कि 5 और ये ऊंचाई हो गई यानी कि 14.4। तो 36.10 ये हो गया मीटर। किलोमीटर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? मीटर। इस दूरी पर जाकर वो गाड़ी रुकेगी। इसी तरह से OBD ये वाला क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तो निकलेगा दूसरे चालक द्वारा तय की गई दूरी, ये भी मीटर आएगा, 41.65 मीटर। तो यहाँ पे गाड़ी जाके रुकेगी। तो कौन सी गाड़ी आगे जाके रुक रही है? दूसरे चालक की कार अधिक दूरी तक जाएगी। तो ये हमारा उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सवाल को पहले ग्राफ के अंदर चित्र बनाया, उसके बाद हमने जो उसके नीचे वाला क्षेत्र था उसका क्षेत्रफल निकाला जो कि एक समकोण त्रिभुज था, और फिर हम इसको हल करके उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल एक तरीका होता है जिसमें सवालों को, जो इनके नंबर होते हैं 4-4, 5-5 नंबर के जब सवाल आते हैं उनको कम मेहनत से अच्छे नंबर ले सकते हैं। न्यूमेरिकल्स अच्छे नंबर प्राप्त करने का एक बहुत आसान तरीका होता है। शुरुआत क्या होती है, शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि सवाल कैसे करेंगे, इसको सही होगा या नहीं होगा। लेकिन जैसे कि हम साइकिल चलाना सीखना शुरू करते हैं ना, तो साइकिल चलाना जब हम सीखना शुरू करते हैं तो मुश्किल लगता है, लेकिन जब साइकिल आ जाती है चलानी तो हम बैठते हैं और कब साइकिल चलने लग जाती है पता भी नहीं चलता। तो यही है न्यूमेरिकल्स के अंदर, जब तक आता नहीं है ना तब तक थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आ जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं थ्योरी का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, है ना। प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ को हल करना, प्रायोगिक रूप से हल करना, सवालों को हल करना, तो ये बहुत आसान होता है। ये विश्वास आप करिए, बस आप करना शुरू करिए, इसको समझने की कोशिश करिए, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, उसके बाद देखिए कितना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल को हमने हल कर लिया। अगला सवाल है, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। 20 मीटर की ऊंचाई से, ठीक है। हमारी नज़रें क्या टिकी होनी चाहिए, कौन सा एस है, कौन सा ए है, कौन सा यू है, वी है, हमको यही दिमाग में होना चाहिए। फटाफट उनको याद किया और सूत्र के अंदर लगाया और सवाल को हमने हल कर दिया। तो 20 मीटर ऊंचाई से, यानी कि ये हो गया हमारा एस। 20 मीटर ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। हमको स्पष्ट कर दिया ये क्या है, त्वरण है। ये क्या हो गया, ए। तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी। जब हम किसी गेंद को ऊपर से छोड़ रहे हैं तो हमको समझ में आएगा यू कितना हो गया, यू हो गया 0, क्योंकि वहाँ पे उसका कोई भी वेग नहीं है। जब हमने उसको छोड़ा तो उसका 0 के बाद 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से उसका वेग बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा, और ज़मीन पे जब वो टकराएगी तो उसका वेग कितना होगा, यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। तो हम ये पहले वाले सूत्र से और तीसरे वाले सूत्र से, दोनों से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए s बराबर 20 मीटर, a बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, u हमने देख लिया 0 है, और v हमको जानना है। t भी हमको दे नहीं रखा कि कितने समय में वो नीचे पहुंच रही है। तो सबसे पहले हम देखो निकाल लेते हैं। सबसे पहले अंतिम वेग को गति के तृतीय समीकरण से ज्ञात करते हैं, क्योंकि इसके अंदर t नहीं आता।
अगर हम पहला वाला समीकरण इस्तेमाल करते तो पहले वाले समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, तो उसके अंदर हमको t की आवश्यकता पड़ती और v की भी आवश्यकता पड़ती, वो दोनों ही हमारे पास नहीं थे। लेकिन तीसरे वाले समीकरण में हमारे पास t की हमको आवश्यकता नहीं है और बाकी जो टर्म्स हमको दे रखी है, u हमको पता है, a हमको पता है, s हमको पता है, तो इनकी वैल्यूज रख के हम v का मान ज्ञात कर लेंगे 20 मीटर प्रति सेकेंड। यानी अंतिम वेग हमको पता लग गया, गेंद धरातल पर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराएगी। राइट, अब हम ज्ञात कर लेंगे टी, वो हम ज्ञात कर सकते हैं गति के समीकरण के पहले से, दूसरे से, तीसरे से, किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है v बराबर u प्लस ए टी, तो v हमने अभी निकाला 20, u हमको पता था 0 और a पता था हमको 10 और t, तो इसको हल करेंगे 2 सेकंड में वो गेंद जमीन पर पहुंच जाएगी। तो ये हमने सवाल देखो कितने आसानी से हल हो गया। अगला सवाल है, किसी कार का चाल समय ग्राफ दर्शाया गया है। ये चाल समय ग्राफ दिखा दिया। अब इससे संबंधित प्रश्न हमसे पूछे हैं, पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दिखाया गया है। छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। 2 सवाल हैं, यानी कि 4 सेंटीमीटर तक, 4 सेकंड तक, ये वाली जो लाइन है यहाँ तक पूछा है कितनी दूरी तय कर ली। तो इस ग्राफ के द्वारा हमको पता है कि चाल समय ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है, उस स्लोप के नीचे वाले भाग के क्षेत्रफल से हम दूरी ज्ञात करते हैं। तो हमसे पूछा है 4 सेकंड तक की ही पूछी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 4 सेकंड तक वाला ये एरिया हो गया। अब ये तो स्लोप बना हुआ है ना, तो स्लोप बना हुआ है तो इसमें हमको समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता, कोई और आकृति नहीं बन रही, इसमें बन रहा है, ये स्लोप बन रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम इन खानों को गिन लेंगे। कितने खाने, 1 2 3 4 5, इस तरह से इस जो क्षेत्र है, ये पूरे क्षेत्र के अंदर कितने छोटे वाले खाने आ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन एक क्षेत्र का हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल कितना हो रहा है। देखिए 0 से लेकर 2 तक इसमें कितने खाने आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 छोटे खाने को इन्होंने 2 सेकंड में बांट रखा है। ठीक है, 5 छोटे खाने बराबर 2 सेकंड। तो हमको निकालना है 1 का मान, तो 1 खाने का मान कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, हमने स्केल ऐसे ही तो बनाते, पैमाना भी ऐसे ही तो मानते हैं कि भाई 5 खानों को बांट रखा है 2 सेकंड में, तो हर 5 खाने में 2 2 का अंतर देखो सब जगह दिखाई देगा। 5 में आ गया 2, ये कहाँ पर हुआ, ओ एक्स अक्ष पर, ये वाला ओ एक्स अक्ष है और ये वाला क्या है, ओ वाई अक्ष। तो ओ वाई अक्ष में देखो 1 2 3, सिर्फ 3 खानों को मान दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो 1 का कितना हो जाएगा, 2/3 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक छोटे खाने का सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए ओ एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 5 छोटे खाने बराबर 2 सेकंड आ गया, तो एक छोटा खाना हो जाएगा 2/5 सेकंड। तो हमने ये जो एक खाना था इसका क्षेत्रफल हमारे पास निकल गया, एक खाने का नाप आ गया 2/5 सेकंड। इसी तरह से ओ वाई अक्ष पर 3 छोटे खाने बांट रखे हैं 2 मीटर प्रति सेकंड में, तो एक छोटे खाने का मान हो गया 2/3 मीटर प्रति सेकंड। तो अब उस छोटे खाने का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये आ गया 2/5 गुणा 2/3 बराबर 4/15 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एक छोटे खाने का क्षेत्रफल, इस छोटे खाने का। अब जितने छोटे खाने इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो लगभग इस क्षेत्र के अंदर 62 छोटे खाने आ रहे हैं। तो एक का आ रहा है 4/15, तो 62 का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, उससे गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 16.53 मीटर। तो इतनी दूरी उसके द्वारा तय की गई, उस 4 सेकंड में उतनी दूरी तय की गई। दूसरा वाला प्रश्न पूछा था कि समांतर रेखा को प्रदर्शित करने वाली रेखा क्या बता रही है, तो ग्राफ
के स्लोप में जहां x अक्ष के समानांतर रेखा को प्रदर्शित कर रहा है वह एक समान गति को दर्शा रहा है। इस ग्राफ के अंदर देखो एक समान गति कहां से मानी जाएगी? एक समान गति में जब इस अक्ष के समानांतर वो रेखा आ रही है, तो देखो यहाँ से जब ये समांतर हो गई तब कहा जाएगा कि गाड़ी के अंदर त्वरण नहीं हो रहा, वह एक समान गति से गतिमान है। यहाँ से तो उसका त्वरण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे आके जब वो स्लोप सीधा हो गया, इसके समानांतर आ गया, तब वो त्वरण नहीं हो रहा है। तो ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को बता रहा है? जहाँ पर x अक्ष के समानांतर स्लोप आ गया, वहां पर वो एक समान गति को दर्शा रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो, ऐसी कौन सी वस्तु होगी? देखिए, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो उसका उच्चतम वेग, उसका वेग शून्य होगा और त्वरण नियत होगा। किसी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, किसी पत्थर को या कोई भी वस्तु को, तो ऐसी स्थिति में उसका उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? शून्य होगा और उसका त्वरण भी नियत होगा। फिर दूसरा प्रश्न है, कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो। कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से कब गति कर रही है, कब मानते हैं? देखो, जब एक धागा में किसी एक छोटे पत्थर को धागे में एक सिरे पर बांधकर नियत चाल से वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है, गोल गोल करके घुमाया जाता है, तो उस समय चाल नियत होती है, किंतु लंबवत केंद्र की ओर अभिकेंद्री त्वरण से गति करता है। वो जो केंद्र है उसके चारों तरफ उसका त्वरण बढ़ता जाता है। तीसरा सवाल है, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है तथा त्वरण उसके लंबवत हो। ऐसा कब होता है? जब कोई वस्तु क्षैतिज धरातल पर गति कर रही होती है, तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण गति की दिशा के लंबवत नीचे की ओर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। इस स्थिति में वस्तु में त्वरण उसके लंबवत होता है। तो इस तरह से हमने ये अभ्यास प्रश्न के सभी सवाल